चलिए, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। आज हमारा महामैराथन हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा अगर आप लास्ट तक सेशन को देखोगे तो। ठीक है भाई, क्योंकि आज हमारा टारगेट है इस चैप्टर को दी एंड करना। ओके बच्चों, सभी के लिए गुड इवनिंग भाई। जो भी हमारे प्यारे से सुंदर से बच्चे लाइव आ चुके हैं, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो भाई? चलिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है सभी को भाई? एक बार कमेंट कर दीजिए। राम राम भाई सभी के लिए, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए सभी के लिए गुड इवनिंग। सभी लोग बढ़िया हो भाई? चलिए, तो हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि समय का वैल्यू हमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता होगा ये सारी चीज़ें बेटा पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में बोर का परमाणु मॉडल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। परमाणु के विपरीत ऊर्जा स्तर, लेनार्ड हर्ट्ज का प्रयोग हमने इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। ऊर्जा स्तर आरेख आपको बताया था, संक्रमण के बारे में बताया था, उत्तेजन अथवा ऊर्जन विभव बताया था, उसके बाद था आयनन विभव। ठीक है, यहाँ तक हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया होगा। सर बस चल ही रहा है आपके जैसे। ओके, जय श्री राम भाई। चलिए सभी के लिए जय श्री राम भाई। चलिए, बहुत कम बच्चे लाए भाई, क्या बात है, इतने कम बच्चे? ओ माय गॉड, लगभग 600 से लेके 650 बच्चे होंगे पेड, उससे ज़्यादा होंगे। एक मिनिमम वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन भी गया है, उसके बाद भी इतने ज़्यादा बच्चे, आई कांट बिलीव, विश्वास नहीं हो रहा भाई। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं इसको इग्नोर करूँगा आज। अब देखो ये क्या है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे बेटा। अब आप बना लीजिए पहले ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या प्रकाश का उत्सर्जन या रेखीय स्पेक्ट्रम। देखो जो बच्चे लास्ट लेक्चर में थे, मैंने उनको एक चीज़ बोली थी कि जो परमाणु होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं? निम्नतम ऊर्जा स्तर में। और जब इनको कहीं बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये कहाँ चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तरों में। और उच्च ऊर्जा स्तरों में केवल और केवल 10 की पावर माइनस के 8 सेकंड तक ये रुक पाते हैं। उसके बाद ये उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तर में या फिर निम्नतम ऊर्जा स्तर में आते हैं। और जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम या निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का हमें प्रकाश फोटोन मिलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान के चलिए कि परमाणु थे यहाँ पर, उनको एनर्जी मिल गई और वो चले गए यहाँ तक। यहाँ पर तो आयनन हो जाता है, तो भाई ये आयनन ऊर्जा स्तर है। ये तीनों के तीनों आपको जो दिख रहे हैं भाई, इनको उच्च ऊर्जा स्तर या फिर उत्तेजित अवस्था कहा जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये लास्ट का जो नीचे आप देख रहे हो ये है निम्नतम ऊर्जा स्तर या फिर इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ये जो उत्सर्जन संक्रमण मैंने बना रखा भाई, ये पारे के परमाणुओं का है। किसका भाई? पारे के परमाणुओं का है। सभी को एनर्जी के बारे में पता होगा, यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर 4.86, फिर 6.67, 8.80, ये बताया था मैंने आपको। और ये 10.4 पर क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है, ये आयनन ऊर्जा है, सभी को पता है। अब मान के चलिए पारे के परमाणु थे, यहाँ पर ऊर्जा मिल गई, वो चला गया भाई यहाँ पर। जब वो यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, इस वाले ऊर्जा स्तर में आएगा, तो इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का, इसकी ऊर्जा ऊपर वाले की मान के चलिए भाई E2 है और नीचे वाले की मान के चलिए E1 है, तो हमें दोनों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का E2 माइनस E1, इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर होगा। इनकी ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का हमें क्या मिलेगा? प्रकाश फोटोन मिलेगा। और फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है? सभी को पता होगा, h न्यू ऊर्जा होती है। अब देखो E2 हमारे पास कितना है, तो आप वहां पर देख लीजिए 8.80 है। E1 हमारे पास कितना है? 6.67 है। मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, उतनी ऊर्जा उस प्रकाश फोटोन के पास होगी जब परमाणु इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आएगा। यही चीज हमने डिस्कस की है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या प्रकाश का उत्सर्जन। प्रकाश का उत्सर्जन का मतलब क्या है भाई? यहाँ से प्रकाश हमें प्राप्त होने वाला है। जब हमें इतनी ऊर्जा, दोनों की ऊर्जाओं का अंतर आप निकाल सकते हो, इतनी ऊर्जा का हमें प्रकाश फोटोन मिला। भाई प्रकाश फोटोन क्या है? फोटोन मैंने आपको क्या बोला है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, और इन बंडल या पैकेटों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश फोटोन कहते हैं भाई, सभी को पता है। तो यहाँ पर ये 6 तरीके हैं जिनसे जो परमाणु है वो उच्च ऊर्जा स्तर से इस निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ सकते हैं। यहाँ पर है, हो सकता है वो यहाँ से यहाँ आए,
हो सकता है यहाँ से यहाँ आ जाए, और हो सकता है उसकी एनर्जी एक साथ खत्म हो जाए, वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर भी आ जाए। यहाँ पर आ गया, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आए, वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी। तो ये उत्सर्जन जो संक्रमण है वो कितने आपको दिखाई दे रहे हैं भाई? 6। तो पारे के परमाणुओं के उत्सर्जन संक्रमण अगर आपसे कोई पूछे भाई कितने बनेंगे, तो आप कह सकते हो कि 6 उत्सर्जन संक्रमण बनने वाले हैं। किसके लिए? पारे के परमाणुओं के लिए। इतना टॉपिक क्लियर हो गया बेटा? उम्मीद करता हूं हो गया होगा। ये आप लोग खुद से बना सकते हो, मैंने कुछ नया नहीं किया। पारे के परमाणु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। क्योंकि लास्ट वाला जो डेडेस करके मैंने दिखा रखा है वो है आयनन ऊर्जा स्तर, वहां पर पारे के परमाणुओं का आयनन हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? सभी ने डायग्राम बना लिया। अब देखो इसी की हमने थ्योरी लिखी है, प्यारी सी छोटी सी। पदार्थों में परमाणु कहाँ पर रहते हैं? जैसा मैंने आपसे बोला था, निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, और जब इन्हें कहीं बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर में ये केवल और केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकते हैं। उसके पश्चात ये उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तर या फिर निम्नतम ऊर्जा स्तर में आने लगते हैं। जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का हमें प्रकाश फोटोन प्राप्त होता है। यही थ्योरी हमने यहाँ पर लिखी है, और उस प्रकाश फोटोन से हम उसकी वेवलेंथ, उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैं फॉर्मूला आपके सामने डेराइव करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद। ठीक है भाई, थ्योरी यही है जो मैंने आपसे बोला है। पर पदार्थों में परमाणु निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, जो नीचे का ग्राउंड स्टेट था। जब इनको कहीं बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल गई तो ये कहाँ पर चले जाते हैं भाई? उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। और परमाणु उत्तेजित अवस्था मैंने उसको बोला था, या फिर उच्च ऊर्जा स्तर बोला था। तो जो परमाणु हैं वो उत्तेजित अवस्था में या फिर उच्च ऊर्जा स्तर में कितने समय तक रह सकते हैं? केवल और केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुक पाते हैं। उसके पश्चात देख लो यहाँ पर उत्तेजित अवस्थाओं में 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह सकते हैं। इस समयांतराल में ही उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आने लगते हैं। परमाणु सीधे निम्नतम ऊर्जा स्तर में भी आ सकता है तथा अन्य निम्न ऊर्जा स्तरों से होता हुआ भी निम्नतम ऊर्जा स्तर में आ सकता है, जैसा पीछे आप डायग्राम में देख सकते हो। जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है, और इस प्रकार प्रत्येक संक्रमण से हमें एक निश्चित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित होगा। मैंने अभी आपको जो बना रखे थे भाई, एक था नीचे ग्राउंड स्टेट, सभी ने देखा, यहां पर था 4.86, यहां पर था 6.67, यहां पर था 8.80, और एट द लास्ट जो था वो था भाई हमारा क्या? आयनन ऊर्जा स्तर। ये जो आप 3 लाइन देख रहे हो भाई, इसको बोला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर। ये नीचे जो देख रहे हो इसको निम्नतम ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब पारे के परमाणु कहां पर हैं? इस ग्राउंड स्टेट में हैं, इस निम्नतम ऊर्जा स्तर में हैं। और जब इनको कहीं बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल गई तो ये क्या करते हैं भाई? एनर्जी मिल चुकी है, उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाएंगे। लेकिन ये उच्च ऊर्जा स्तरों में कितने समय तक रह सकते हैं? केवल और केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही ये उच्च ऊर्जा स्तर या फिर उत्तेजित अवस्था में रह सकते हैं। उसके पश्चात ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम या निम्न ऊर्जा स्तरों में आने लगते हैं। ये क्या है? सारे के सारे उच्च ऊर्जा स्तर हैं। तो ये इससे आएगा तो ये टॉप का है, इससे नीचे आएगा निम्न हो जाएगा। ये निम्न इसके मुकाबले निम्न है और ये निम्नतम है। तो यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आ जाएगा, और डायरेक्ट हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ भी आ जाए। तो ऐसे करके हमें कितने संक्रमण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बच्चा? तो आप कहोगे सर 6 संक्रमण। तो पारे के परमाणुओं के लिए ज़्यादा हो गए क्या भाई? हाँ 4, ये 4 होएगा, ये 5 होएगा, ये 6 होएगा। ठीक है, थ्योरी जो आपने डायग्राम में किया वो आपने थ्योरी में लिखा कि जो पारे के परमाणु हैं वो निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। जब इनको कहीं बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो ये उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। लेकिन उच्च ऊर्जा स्तरों में ये केवल और केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकते हैं। उसके पश्चात ये उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न या निम्नतम ऊर्जा स्तरों में आने लगते हैं। और जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर या निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का हमें प्रकाश फोटोन मिलेगा। अगर मैं इसकी ऊर्जा की बात करूं, E2 है,
इसमें आ रहा है E1 है, तो भाई E2 में से E1 हम जब घटाएंगे ना तो हमें दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर मिल जाएगा, तो उतनी प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होगी। ठीक है भाई, और इसी से हम उसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक संक्रमण से हमें एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश मिलने वाला है। क्या मिलेगा भाई? एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कुछ लंबा चौड़ा इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो कि भगवान ने आपको दे रखा है भाई। ठीक है, तो कितने संक्रमण बनेंगे बेटा? 6 बनेंगे। थ्योरी कैसे बनानी है वो मैंने आपको प्यार से अच्छे तरीके से इस डायग्राम से ही बता दी। रटना मत, उतना टिपिकल नहीं है ये। टिपिकल होता मैं कहता यार बहुत टिपिकल है, आपसे नहीं होने वाला, आप पता नहीं कैसे करोगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब इसको करेंगे कैसे भाई? तो बच्चा E2 माइनस E1 बराबर क्या है? ध्यान से समझ लो भाई। E2 माइनस E1 बराबर क्या है? h न्यू। हमें इन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का प्रकाश फोटोन मिलने वाला है, और प्रकाश फोटोन की ऊर्जा की अगर मैं बात करूंगा तो वो ऊर्जा कितनी होती है? तो h न्यू। सभी को पता है भाई? क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब देखो, इससे बेटा थ्योरी और जो मैं बताने वाला हूँ वो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है यार। तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करनी है? माना कि दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए इस संक्रमण में डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का हमें प्रकाश फोटोन मिलने वाला है। कितनी ऊर्जा का? डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का हमें प्रकाश फोटोन मिलेगा। अब ध्यान से समझो, डेल्टा ई बराबर सभी को पता है h न्यू होता है। डेल्टा ई बराबर क्या होता है बेटा? h न्यू। बट न्यू बराबर सभी बच्चे पढ़े होंगे C अपॉन लैम्डा, उम्मीद करता हूं सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डेल्टा E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा को आप यहां पर ले जाओ, लैम्डा बराबर एच सी अपॉन डेल्टा ई। एच 6.6 इंटू 10⁻³ होता है। सी की शायद सभी को देखो, डेल्टा ई हमारा किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इस चीज को याद रखना, लिखा हुआ है। सी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, बटे डेल्टा ई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा जूल में चेंज करेंगे तो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब ये जो वैल्यू है ना, काट पीट करने के बाद आपकी मीटर में निकल के आने वाली है, राइट। चलिए, माइनस का 34 प्लस का 8, इनका मल्टीपल करोगे 19.8 हो गया, बटे 1.6 है इंटू डेल्टा ई है। माइनस का 34 प्लस का 8 क्या बचेगा बेटा? 10⁻26। इसको आप ऊपर लेके जाते हो 10⁻19। 19.8 बटे 1.6 इंटू माइनस का 26 है प्लस का 19 है, 10⁻- के साथ बचेगा। ठीक है, और नीचे हमारा डेल्टा ई इसके साथ चल रहा है। ये जो वैल्यू है वो किस में आने वाली है? मीटर में। 1.6 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। देखो मैं फोन से कर दे रहा हूँ बिकॉज थोड़ा टाइम मेरा भी बच जाएगा और आपका भी बच जाएगा। ठीक है, आप भी कर लेना यार, ये मत कहना दिनेश सर आपने कर लिया बट हमको मना करते हो भाई। देखो आपको एग्जाम में करके आना, मुझे यहाँ टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ फोन से। ओके, तो 19.8 डिवाइडेड बाई 1.6 ये आ रहा है बच्चा लैम्डा बराबर 12.375 इंटू 10⁻⁷ बटे डेल्टा ई। ये किस में आ रहा है? मीटर में। अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं तो नीचे कितना बढ़ेगा बेटा? 1000। 1000 को हम अगर 10⁻³ लिख दें तो शायद किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप ऊपर ले जाओ, 12.375 बटे डेल्टा ई इंटू -7 पहले से -3 और आएगा, क्या हो जाएगा? 10⁻10 मीटर में। और देखो सभी बच्चे हमारे थोड़े बहुत जो होशियार हैं उनको पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। पता है सभी को भाई? 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है बेटा? 10⁻10 मीटर। तो मैं इस वैल्यू को अगर हटा दूं और लैम्डा बराबर लिख दूं 12375 बटे डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया जिसके द्वारा हम किसी भी संक्रमण के लिए, जो 6 संक्रमण आपने देखे थे ना, उनमें किसी भी संक्रमण के लिए आप तरंगदैर्घ्य की गणना भी कर सकते हो। आपको सर हम कैसे विश्वास कर लें? आप सही कह रहे हो, मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे मुझे पता है भाई। इसमें किसी को दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए। डेल्टा ई मैंने क्या बोला था? हम तरंगदैर्घ्य की गणना कर रहे हैं कि प्रत्येक संक्रमण से जो प्रकाश फोटोन मिल रहा है उस प्रकाश फोटोन में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी प्रत्येक संक्रमण के लिए। ठीक है,
तो माना कि दो ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का जो अंतर है वो कितना है, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसलिए इस संक्रमण में हमें डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रकाश फोटोन मिलने वाला है। प्रकाश फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है सभी को पता है, एच न्यू, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। मैंने यहां पर रख दिया भाई डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, एच प्लांक नेतांक वैल्यू लगा दी, सी प्रकाश की चाल वैल्यू लगा दी। ये जो डेल्टा ई है वो हमने किस में यूज किया है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि लैम्डा को मैं यहां पर लेके चला गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब मैंने जूल में चेंज किया तो मुझे इतने से मल्टीपल करना पड़ेगा। छोटी मोटी मैंने कैलकुलेशन की है और एट द लास्ट मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है। ठीक है भाई, अब इसमें दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत ईजी है, लग रहा होगा। अब देखिए आप किसी भी संक्रमण के लिए, कोई भी संक्रमण आप यूज कर लीजिए यहाँ पर, किसी बताइए किस संक्रमण के लिए मैं तरंगदैर्घ्य निकालूं, मान के चलिए पहले के लिए या दूसरे के लिए, पहले के लिए निकालें भाई। चलिए पहले संक्रमण के लिए हम तरंगदैर्घ्य निकालेंगे भाई, ठीक है। पहले संक्रमण के लिए तो सबसे पहले बेटा डेल्टा ई आपको निकालना है। तो उच्च ऊर्जा स्तर E2, यहां पर एनर्जी आप देख रहे हो कितनी है, 8.80 माइनस 6.67। आप जब इसमें से घटाओगे तो 10 में 7 गया 3, 7 में 6 गया 1, ठीक है, 0.1 सही किया ना भाई, एक बार बता दो। 10 में से 7 गया 3, ठीक है भाई, 7 में 6 गया 1, ठीक है भाई, क्लियर है ना। यहाँ पर 2.13 होगा आई थिंक, ठीक है। एक बार बताइए भाई, इतना है ना, 8 में 6 गया 2, हाँ 2.13, एम आई राइट? बताइए भाई इतना ही आ रहा है ना। ऐसे में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, जल्दी से बताओ, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ भाई, गलत ना हो, नहीं तो आप कमेंट करने लग जाओ। मेरे अकॉर्डिंग ये सही है भाई, ठीक है। चलिए ये 2.13 मेरे पास निकल के आ गया। मुझे क्या निकालना है, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या था, 12375 बटे डेल्टा ई, और हमारा एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगा 12375, डेल्टा ई हमारे पास कितना है 2.13। आप क्या करोगे, 12375 को किससे डिवाइड कर दोगे बच्चा, 2.13 से। तो पहले संक्रमण से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी वो निकल के आ चुकी है 5809 एंगस्ट्रॉम। ये पहले संक्रमण से हमें इतनी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश मिलने वाला है। जब प्रकाश फोटोन इस वाले संक्रमण से या इस वाले ऊर्जा स्तर से इस वाले में आएगा, अगर इस वाले से इस वाले में आ रहा है तो वो भी आप निकाल सकते हो भाई। तो यहां लिखोगे दूसरे संक्रमण के लिए, दूसरे संक्रमण के लिए। तो जब ये यहां से यहां आएगा तो क्या करोगे, यहां पर एनर्जी कितनी है बेटा 8.80 माइनस यहां पर कितनी है 4.86 बराबर, ये क्या मिल रहा है आपको, डेल्टा ई। घटा लेना भाई, 8.80 में से आप 4.86 को घटा दो। अब 4.86 को 3.94 आ रहा है, डेल्टा ई हमारा कितना है यहाँ पर 3.94, ठीक है। और हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, लैम्डा बराबर 12375 बटे डेल्टा ई, और एंगस्ट्रॉम में हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा 12375। डेल्टा ई कितना दे रखा भाई 3.94, ठीक है। तो अब आपको 12375 को इससे डिवाइड करना है, करिए भाई डिवाइड, 12375 डिवाइडेड बाई 3.94, 3140, हमारा आंसर कितना आया 3140 एंगस्ट्रॉम। बताइए बच्चों, ऐसे ही आप अपनी कॉपी पर सभी संक्रमण के लिए, तीसरे संक्रमण के लिए, चौथे संक्रमण के लिए, पांचवें संक्रमण के लिए और छठे संक्रमण के लिए तरंगदैर्घ्य निकाल लेना। जहां पर भी आप इन्हें फेयर करते हो ना, वहां पर ये सभी संक्रमण के लिए आपको तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। ओके बेटा, अहिर अमन यादव फिलहाल तो जो पढ़ा रहे हैं ना उस पर फोकस कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अनिल बघेल, बेटा संक्रमण वाला क्वेश्चन आ सकता है, पारे के ये चीज़ है ना, बेसिक चीज़ें होती है, ये यहाँ से ज़्यादा नहीं आता है, बट हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ से जो बनता है ना वो बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि अभी आने वाला है कुछ ही क्षणों में, ठीक है भाई। बस अभी आप इसको देखिए, सभी संक्रमण के लिए तरंगदैर्घ्य की गणना कर लोगे सभी लोग, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया और ये मैंने फॉर्मूला आपको निकाल के समझा दिया भाई कैसे हमें फॉर्मूला को डेराइव करना था। ये सारे संक्रमण के लिए वैसे आपके नोट्स में निकला हुआ है, आप लोग फिर भी ट्राई कर लेना। चलिए
अब पारे के परमाणुओं का भाई अवशोषण स्पेक्ट्रम या प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वहां पर क्या हो रहा था, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। क्या हो रहा था, वहां पर प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा था। यहां पर क्या होगा, अवशोषण होगा, एब्जॉर्ब होगा भाई, ठीक है। पारे को अवशोषित किया जाए, सॉरी, प्रकाश को अवशोषित किया जाएगा। तो पारे के परमाणुओं में, ये पारे के परमाणुओं का अवशोषण स्पेक्ट्रम है, अवशोषण संक्रमण है। तो जब इन्हें बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो कहाँ जाते हैं ये, या तो इसमें जाएगा, या इसमें जाएगा, या फिर इसमें जाएगा, तीन ही में जाता है ना। लास्ट में तो इसका टाटा बाय बाय फिस हो जाती है भाई, सभी को पता, आयनन हो जाता है। ये सभी उच्च ऊर्जा स्तर हैं। अब देखो इसकी थ्योरी बड़ी आसान है, कुछ नहीं है। श्वेत प्रकाश है, जब श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम, आपने देखा था पारे की वाष्प, ठीक है, श्वेत प्रकाश था, पारदर्शी माध्यम, पारे की वाष्प से हमने गुजारा था, तो पदार्थ के परमाणु श्वेत प्रकाश में से उपयुक्त ऊर्जा के फोटोनों का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। इसलिए पदार्थ से बाहर निकलने वाले प्रकाश में वे तरंगदैर्घ्य अनुपस्थित हो जाती हैं जिनका कि परमाणुओं ने अवशोषण कर लिया है। और चित्र में हमने 4 ऊर्जा स्तरों के बीच अवशोषण संक्रमण दिखाया है। तो आपने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो भाई क्या किया था, ओम बोले, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनों को गुजारा था, जिसके पास ई एनर्जी थी, यहाँ पर ई डैश था, यहाँ पर पारे की वाष्प जो कि पारदर्शी माध्यम है। भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, एनर्जी है, क्या है भाई, एनर्जी है। तो यहाँ पर मान के चलिए हमने श्वेत प्रकाश को यहाँ से गुजारा है एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पारे की वाष्प से होकर गुजरते हैं तो क्या करते हैं भाई, ये जब इस नलिका से बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनमें से क्या होता है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी ऊर्जाओं में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गई थी, किसी की 6.67 कम हो गई थी, किसी की 8.80, क्योंकि पारे के परमाणु केवल इन्हीं का अवशोषण कर रहे थे, सभी को पता है। और सबसे लास्ट में क्या होती है, 0। तो हमारे पास जो अवशोषण संक्रमण बनेंगे ना वो 3 ही बन सकते हैं भाई। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, पारे के परमाणु या तो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर इसको करेंगे, या फिर इसको करेंगे। ये 0 है, ये 4.86 है, ये 6.67 है, और लास्ट का क्या बताया हमने, 8.80। ये 3 कैटेगरी आपने देखी थी जब मैंने आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था। तो यहाँ पर वही है कि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम जैसे पारे की वाष्प से होकर गुजारेंगे तो पारे की वाष्प या पारे के परमाणु क्या करते हैं भाई, कुछ ऊर्जा स्तर, कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती है जिनको वो अवशोषित कर लेते हैं। मैंने ये कैटेगरी बताई थी आपको, इनको उन्होंने अवशोषित कर लिया था। सभी को पता होगा बेटा, नहीं पता थोड़ा सा पुराना वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। तो किसी पारदर्शी माध्यम जैसे पारे की वाष्प से गुजारा जाता है तो पदार्थ के परमाणु श्वेत प्रकाश में से उपयुक्त ऊर्जा के फोटोनों का, उपयुक्त ऊर्जा कौन सी है ये, और एक्सपेरिमेंट में बाकायदा मैंने सारी चीज़ आपको समझाई थी, बहुत ही डीपली समझाने का प्रयास किया था। वहाँ पर फोटोनों का अवशोषण करके कहाँ पर चले जाते हैं ये, यहाँ से उच्च ऊर्जा स्तरों में। इसलिए पदार्थ से जब बाहर निकलता है प्रकाश तो उसमें वे तरंगदैर्घ्य अनुपस्थित हो जाते हैं जिनका कि पारे के परमाणुओं ने अवशोषण कर लिया है। ये प्रकाश जो है जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये उसमें देखने को नहीं मिलेंगी, जिनका कि पारे के परमाणुओं ने अवशोषण कर लिया है। और केवल 4 ऊर्जा स्तर ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पर कितने अवशोषण संक्रमण आपको देखने को मिल रहे हैं भाई, 3 देखने को मिल रहा है ना। अब आपके दिमाग में एक सवाल यहीं पर आना चाहिए कि सर जब हम पारे के परमाणुओं का उत्सर्जन संक्रमण बनाए तो सर हमें 6 संक्रमण मिले, लेकिन सर अवशोषण संक्रमण केवल हमें सर 3 मिल रहे हैं, सर ऐसा क्यों? भाई दिमाग में उछलना चाहिए ये सवाल, नहीं आया तो इसका मतलब आप थोड़ा सा कम सोच रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था, ठीक है, नहीं आया गलत बात है, आ जाना चाहिए था भाई, ठीक है। अब देखो बेटा इसका रीजन क्या है। पारे के परमाणु क्या करते हैं, कहीं उनको बाहर से ऊर्जा मिलेगी, बाहर से ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलने के बाद कहाँ चले गए वो उच्च ऊर्जा स्तरों में। जब वो उच्च ऊर्जा स्तरों में जाएंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी पारे के परमाणु की ऊर्जा एक साथ खत्म हो जाए भाई, ऐसा तो नहीं होगा। वो चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे में भी आ सकते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा खत्म हो, चौथे से वो दूसरे में आ सकते हैं, थोड़ी और ज़्यादा खत्म हो, चौथे से बिल्कुल खत्म हो जाए तो भाई ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो वहाँ पर जो है पारे के परमाणु की ऊर्जा धीरे धीरे या फिर एक साथ खत्म होने वाली कंडीशन बनती है। बट अवशोषण संक्रमण में क्या होता है कि जैसे इन्हें उपयुक्त ऊर्जा मिलेगी
कम मिली थोड़ी पहले ऊर्जा स्तर में, थोड़ी ज़्यादा मिली दूसरे ऊर्जा स्तर में, थोड़ी ज़्यादा मिली तीसरे ऊर्जा स्तर में, चले गए, अवशोषण हो गया उनका। ठीक है, तो अवशोषण संक्रमण में केवल 3 ही पॉसिबल हैं, 3 से 4 आप नहीं कर सकते हो, बट उत्सर्जन संक्रमण आपके 6 बन सकते हैं। इसी के आधार पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है कि निश्चित ऊर्जा स्तर, हमारे पास 4 ही ऊर्जा स्तर हैं, ग्राउंड स्टेट 4.86, 6.67 और 8.80। जब इन ग्राउंड स्टेट से लेकर इस पहले दूसरे तीसरे इन 4 ऊर्जा स्तरों के बीच हम उत्सर्जन संक्रमण दिखाते हैं, 6 बनते हैं, लेकिन अवशोषण संक्रमण जब हमने दिखाया तो केवल 3 बने। उसका रीजन मैंने यहां पर लिखा हुआ बेटा कि उत्सर्जन संक्रमण किसी भी ऊर्जा स्तर से शुरू होकर किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर पर समाप्त हो सकता है, जबकि अवशोषण संक्रमण निम्नतम ऊर्जा स्तर से ही शुरू होंगे तथा किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर पर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या अधिकतम 6 होगी, जबकि इन्हीं ऊर्जा स्तरों के बीच अवशोषण संक्रमण की अधिकतम संख्या केवल 3 होगी। ठीक है भाई, रीजन समझ में आया कि पारे के परमाणु जब उच्च ऊर्जा मिलेगी, मतलब एनर्जी मिलेगी कहीं बाहर से, उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से या तो निम्न ऊर्जा स्तर में या फिर निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएंगे, तो किसी की भाई धीरे धीरे खत्म होगी एनर्जी, किसी एक साथ खत्म होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है कि जो उत्सर्जन संक्रमण है ये किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से शुरू हो सकता है और कहीं पर भी खत्म हो सकता है, निम्नतम में भी आ जाएगा, निम्न में भी आ जाएगा, वो डिपेंड नहीं करेगा, वो एनर्जी किस हिसाब से खत्म हो रही है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अवशोषण संक्रमण में क्या होता है, वो ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी कहीं बाहर से मिली, पहला दूसरा तीसरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहां पर प्रकाश का अवशोषण हो रहा है। इस वाले में उत्सर्जन में क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, उसमें अवशोषित हो रहा है। तो अवशोषण संक्रमण जो है मैक्सिमम 3 पॉसिबल है, लेकिन उत्सर्जन आपके संक्रमण जो है वो 6 पॉसिबल है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था। ये आपका अवशोषण संक्रमण है, मैक्सिमम आपको कितने मिले बेटा, 1 2 3। ठीक है, नीचे की आपको पता है भाई ग्राउंड स्टेट होती है, तो पारे के परमाणुओं के अवशोषण संक्रमण है, ये 0 है, 4.86, 6.67, यहाँ पर 8.80 आप लिख सकते हो। लेनार्ड मिलिगन हर्ट्ज ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया था। तो ज़्यादातर आपको जब आप बुक देखोगे तो यहाँ पर डेड से ही दिखाई देगा, मतलब कोई वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई थिंक एक बार चेक कर लेना, अगर आपकी बुक में दे रखा हो तो अच्छी बात, अगर दे रखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो भी कोई परेशानी नहीं भाई। ठीक है, जल्दी से बताएं यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है या फिर कोई दिक्कत या परेशानी प्रॉब्लम है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें भाई। अभी तक हमने बेटा जो जो पढ़ा है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है एक बार बता दें, हमने बेटा आज क्या क्या पढ़ा है, सभी बच्चे देख लीजिए। यहाँ से बेटा हमने सबसे पहले उत्सर्जन संक्रमण के बारे में जाना, क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। एक फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर डेराइव किया तरंग दैर्घ्य की गणना करने वाला, ये भी आपको समझ में आ गया। जिनको थोड़ा कम आया हो बेटा दोबारा क्लास को देख लेना। उसके बाद ये सारे संक्रमण के लिए आप एनर्जी निकालना चाहते हो या तरंग दैर्घ्य निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। फिर हमने अवशोषण स्पेक्ट्रम में अवशोषण संक्रमण देखा। ठीक है, यहाँ पर 3 के साथ मैंने बताया आपको, और एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया। बस इतना सा हमने। हाँ बेटा अभय श्रीवास्तव, टारगेट यही है कि आज खत्म हो, बस थोड़ा सा दुआ करो जल्दी से लाइट आ जाए। ठीक है, कितने बच्चे रहे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आज ही हम ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है भाई, बस आप लोग जुड़े रहना लास्ट तक। 2 बच्चे भी रह जाएंगे, मैं पढ़ाता रहूँगा भाई, क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेंगे भाई, ये सीधी सी बात है। उनको कितना भी बोला जाए बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, हाँ करना पड़ेगा बेटा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम कल जेवाडू भी डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, जेवाडू केवल ऐप में रहेगा, ओनली फॉर पेड स्टूडेंट्स, नॉट फॉर फ्री। ओके, लाइव रिकॉर्डेड तो कहीं भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब जो चलने वाला है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2024, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, याद रखना सभी लोग। ठीक है, पर थोड़ा बड़ा है, और समझ गए तो बहुत ईजी है, नहीं समझे बहुत टिपिकल है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रेडी हो? जल्दी से बोलो एक बार, रेडी हो भाई? सभी बोल दो एक बार जल्दी से, सर हम रेडी हैं। क्योंकि ये टॉपिक बेटा लास्ट भी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, दोनों ही चीजें हैं, याद रखना सभी लोग, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ जुड़े रहो भाई, जुड़े रहो। चलिए
अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले बताया था वैज्ञानिक बामर ने। किसने बताया भाई? वैज्ञानिक बामर ने। ओके, चलिए अब क्या बताया, कैसे बताया, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए। चलिए, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? बामर ने। और इन्होंने हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो काली पृष्ठभूमि में बहुत सी चमकीली रेखाएं देखी और इन रेखाओं को इन्होंने बामर श्रेणी का नाम दिया। इसके पश्चात विभिन्न वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रम के अन्य भागों में भी बहुत सी श्रेणियां देखी जो कि इस प्रकार हैं भाई। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब इन्वेंशन का अगर किसी को श्रेय जाता है तो भाई वो कौन है? वैज्ञानिक बामर। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां हैं। लाइमन श्रेणी सबसे पहली श्रेणी है। लाइमन श्रेणी सबसे पहली श्रेणी है जो कि आपको पराबैंगनी भाग में मिलती है। कहां पर मिलेगी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में। दूसरी श्रेणी है बामर श्रेणी जो कि हमें दृश्य भाग में मिलती है। उसके बाद लाइमन हो गई, बामर हो गई, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये 3 श्रेणियां और हैं जो कि तीनों की तीनों मिलती हैं अवरक्त भाग में। कहां पर मिलती हैं बेटा? अवरक्त भाग में। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? तो वो वैज्ञानिक हैं बामर। इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की काली पृष्ठभूमि में कुछ ऐसी चमकीली रेखाएं देखी जो कि काले भाग से बिल्कुल डिफरेंट थी। काली पृष्ठभूमि में कुछ डिफरेंट इन्होंने देखा और उसको नाम क्या दिया इन्होंने? बामर श्रेणी का। इसके पश्चात यार और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी रिसर्च किया, तो उसके पश्चात 4 श्रेणियां और हैं, लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, टोटल श्रेणियों की बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो 5 हैं। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। ठीक है, याद रखना। चलिए, लाइमन श्रेणी के लिए यह श्रेणी वैज्ञानिक लाइमन ने स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए सभी, 1/λ बराबर r, ब्रैकेट के अंदर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब देखो जो n का वैल्यू स्टार्ट होगा ना, इससे एक बढ़ के स्टार्ट होगा। यहाँ पर 1 है क्योंकि पहली है ये श्रेणी, तो n बराबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2, 3, 4, 5 डैश इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और r आप जो यहाँ पर देख रहे हो भाई, ये r है आपका रेडबर्ग नियतांक। r क्या है आपका? रेडबर्ग नियतांक है। अब देखो एक से ही मैं आपको सारी श्रेणियों के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं बेटा, कैसे आप इसी से सारी की सारी श्रेणियों के बारे में डिस्कस कर सकते हो भाई। बताऊं? रेडी हो भाई? जल्दी से बताओ। केवल एक श्रेणी आपको तैयार करनी है, केवल एक श्रेणी, और बची हुई श्रेणी आप खुद से बना सकते हो। कैसे? चलिए, वो सब रटना नहीं है, बस समझ लो एक बार। नंबर 2 बामर श्रेणी, लाइमन बामर। नंबर 3 पाश्चन श्रेणी। नंबर 4 ब्रैकेट श्रेणी। और नंबर 5 फुंड श्रेणी। बस समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है? फुंड श्रेणी। हमने क्या बोला? जो वैज्ञानिक के नाम है उन्होंने उस श्रेणी को इन्वेंट किया, खोजा। तो यह श्रेणी, बस आपको रीजन याद रखना है, यह श्रेणी कहां पर मिली? दृश्य भाग में। और बची हुई जितनी भी श्रेणियां हैं ये कहां पर मिलेगी? अवरक्त भाग में। ये कहां मिलेगी? अवरक्त भाग में। ये कहां मिलेगी? अवरक्त भाग में। इसको किसने खोजा? वैज्ञानिक फुंड ने। इसको किसने खोजा? वैज्ञानिक ब्रैकेट ने। इसको किसने खोजा? वैज्ञानिक पाश्चन ने। इसको किसने खोजा? वैज्ञानिक बामर ने। बताइए, देखो जो श्रेणियों के नाम है ना, वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनको खोजा है। ठीक है, क्लियर? मैंने यहां पर क्या बोला आपसे? यह श्रेणी वैज्ञानिक लाइमन ने स्पेक्ट्रम के
पराबैंगनी भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। यही है ना। अगर मैं बामर श्रेणी की बात करूंगा, लाइमन की जगह क्या बेटा बामर है, क्या लिखोगे? यह श्रेणी वैज्ञानिक बामर ने स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। पहले के लिए ये था। अगर आप दूसरे की बात कर रहे हो बामर की, तो 1/λ बराबर आर 1 यहां पर आप 1 देख रहे हो ना। बामर की बात करो, बामर श्रेणी कौन सी है? दूसरी है ना। 2 लगा दो यार, 2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n इससे मैंने क्या बोला था? एक बढ़ के। n बराबर क्या होगा आपका? 3 4 5 6 डैश इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकता है। खत्म यार। बताइए दिक्कत हुआ? इसी से बेटा ये बनाया। पाश्चन श्रेणी की बात करोगे तो क्या लिखोगे? यह श्रेणी वैज्ञानिक पाश्चन ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए उन्होंने निम्न सूत्र दिया। तीसरी श्रेणी है 1/λ बराबर आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n इससे एक बढ़ के होगा। n बराबर 4 5 6 7 डैश कुछ भी हो सकता है। खत्म यार। ब्रैकेट की बात क्या थी? फुंड। लाइमन पाश्चन की बात क्या है? ब्रैकेट है। ब्रैकेट के लिए क्या बोलोगे? यह श्रेणी वैज्ञानिक ब्रैकेट ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए उन्होंने निम्न सूत्र दिया। तो 1/λ कौन सी श्रेणी है ये? चौथी। 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब n बराबर मैंने क्या बोला था बेटा? इससे एक बढ़ के। n बराबर 5 6 7 8 9 डैश कुछ भी हो सकता है। खत्म यार। कहाँ रटना है? केवल एक श्रेणी समझ लो बेटा, आगे की श्रेणी खुद से बनाओ यार। ये रटना हुआ क्या? ये समझना हुआ। ठीक है, यही चीज तो आपको समझनी है। कितना रटोगे बेटा? बहुत सारा है। हर चीज को आप रट नहीं सकते हो, इस चीज को भी याद रखना। फिर है हमारी 5वीं श्रेणी जिसका नाम है फुंड श्रेणी। क्या बोलती है वो? यह श्रेणी वैज्ञानिक फुंड ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में, कौन सा भाग? अवरक्त भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। कौन सी श्रेणी है बेटा? 5वीं। क्या फॉर्मूला बनाओगे? 1/λ बराबर आर 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। मैंने बोला था n का वैल्यू इससे एक बढ़ के n बराबर 6 7 8 9 डैश इन्फिनिटिव तक कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब बताइए भाई, रटना पड़ेगा क्या? जल्दी से बताओ बेटा, रटना पड़ेगा क्या? जितनी भी सीरीज मैंने यहाँ पर लिखी हैं खुद से बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? यह श्रेणी वैज्ञानिक बामर ने स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी तरंगदैर्घ्य, किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। तो 1/λ बराबर आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n का वैल्यू मैंने क्या बोला था बेटा? इससे एक बढ़ के। n बराबर 3 4 5 6 डैश। खत्म। पाश्चन श्रेणी की बात करूंगा तो यह श्रेणी वैज्ञानिक पाश्चन ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। तो 1/λ बराबर आर 1/3। तीसरी श्रेणी है ना, तो 3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n का वैल्यू इससे एक बढ़कर, तो n बराबर 4 5 6 7 8 डैश इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकता है। खत्म। चौथी क्या बेटा? ब्रैकेट श्रेणी। यह श्रेणी वैज्ञानिक ब्रैकेट ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा के तरंगदैर्घ्य के लिए इन्होंने निम्न सूत्र दिया। 1/λ बराबर आर, कौन सी श्रेणी है बेटा? चौथी। तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और n का वैल्यू हमने क्या बोला था? इससे एक बढ़कर। n बराबर 5 6 7 8 9 डैश कुछ भी हो सकता है। बताइए दिक्कत हो रहा है बेटा? क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? बना लिया ना सभी ने? हाँ, अच्छी बात है ना। अब है तुमको याद करना नहीं पड़ेगा, उन्होंने अपने नाम पर दिया, आपको फायदा हो रहा है इस चीज से।
ठीक है भाई। फुंड श्रेणी, यह श्रेणी वैज्ञानिक फुंड ने स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में फोटोग्राफ की। इस श्रेणी की किसी भी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए उन्होंने निम्न सूत्र दिया। तो 1/λ बराबर r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की जगह इससे एक बढ़ा दो भाई, n बराबर आपका 6 7 8 9 डैश कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ ना सभी को भाई? सोनिया सिंगल बेटा पहले इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 पार्ट पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं, पहले आप उनको याद करिए अच्छे से। और इसमें ऐसा समझने वाला कुछ भी नहीं है, बस इससे पहले वाला जो था ना वो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, बट जो मैंने अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको बताया है ना, वो तो मैंने आपको देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे हमारा ये हुआ, कैसे श्रेणियाँ बन रही हैं। इसे तो गधा बच्चा होगा ना, एकदम गधा जिसको बोलते हैं एकदम नल्ला बेकार, वो भी कर सकता है भाई। ये वो चीज़ चल रही है भाई, ठीक है। बहुत ईजी है ना, लग रहा है ना इजी है? जल्दी से बोल दो इजी लग रहा है ना, एक बार कमेंट कर दो भाई इजी लग रहा है, बस थोड़ा दिल को सुकून मिल जाएगा कि हाँ आपको इजी लग रहा है भाई। जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे, इजी लग रहा है ना बेटा ये? सभी कमेंट करें जल्दी से भाई। ठीक है भाई, बहुत सिंपल बना दिया भाई इसको। अब मत बोलना सर टिपिकल है। अब भी अगर टिपिकल बोलोगे तो फिर आप किस कैटेगरी में आते हो? एकदम लोएस्ट वाली में, ठीक है भाई, दिल में मत लेना, रियलिटी है। ओके, सभी कमेंट करें भाई। रटाऊंगा नहीं बेटा, केवल समझाऊंगा। ये टॉपिक याद रखना, इस चीज को केवल हमें समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलिए यही चीजें देखो हमने बामर श्रेणी की यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखो जो पहली रेखा है ना n बराबर 3 पर हमें पहली रेखा मिलेगी, तो h अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य भी इसको कहते हैं। n बराबर 4 पर हमें दूसरी रेखा मिलेगी, दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य बोलो, या फिर h बीटा रेखा की तरंगदैर्घ्य। n बराबर 5 पर हमें h गामा रेखा की तरंगदैर्घ्य मिलेगी। तो ये पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, इनके नाम भी हैं, इनको याद कर लेना भाई। h अल्फा पहली, h बीटा दूसरी, h गामा तीसरी। ठीक है भाई, देख लीजिए ये सारी चीजें मैंने अभी डिस्कस की आप सभी के साथ। यहां तक समझ में आया सभी को? चलिए अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विभिन्न श्रेणियां थी ना भाई, उनकी अब हमें व्याख्या करनी है। कैसे करनी है वो हम समझा देंगे, बस आपको थोड़ा सा भगवान ने जो दे रखा है ना, बस उसको यूज करना है। क्या करना भाई? यूज करना है। दे रखा ना भगवान ने, बोल दो यस सर। ठीक है भाई, चलिए हेडिंग डालो बेटा अगली, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा व्याख्या। ये भी इतनी सिंपल बना दूंगा, आप खुद से बोलोगे सर ये तो अभी तैयार हो गया सर, अभी पूछ लो हमसे कहीं से भी, तुरंत बता देंगे सर। ये बोलोगे आप लोग, नहीं यकीन हो रहा, सेशन को देख लो थोड़ा सा देर, फिर बोलोगे यस सर सारी चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से भाई, और सर हमको क्लियर भी हो गया भाई। ठीक है, रेडी हो ना? चलिए देखो, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनित अवस्था है उसको अगर 0 ऊर्जा अवस्था माने, कितनी माने? 0 ऊर्जा अवस्था माने, तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इसकी ऊर्जा निम्न होगी। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसकी ऊर्जा। En बराबर माइनस आर एच सी बटे एन स्क्वायर। आर सभी को पता है रेडबर्ग नियतांक है, एच प्लांक नियतांक है, सी प्रकाश की चाल है, एन क्वांटम संख्या है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो जो क्वांटम यांत्रिकी कहती है, जो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, इसके अकॉर्डिंग अगर जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी आयनाइजेशन स्टेट जो है, जो आयनित अवस्था है, अगर हम उसको 0 ऊर्जा अवस्था माने भाई, तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में उसके और भी ऊर्जा स्तर होंगे, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में उसकी जो ऊर्जा है हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। En बराबर माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो हमें करना कुछ नहीं भाई, यहां पर भी 2 ऊर्जा स्तर हमको लेने हैं। कितने ऊर्जा स्तर लेने हैं बेटा? 2 ऊर्जा स्तर हमको यहां पर लेने हैं। सारी वैल्यू अगर आपको नहीं पता है भाई, क्या ये चीजें पता है? 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है, ठीक है, प्रति मीटर आप लिख सकते हो। प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सी होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिख लेना बेटा, ये वैल्यू जरूरी है। ठीक है, ये आर एच सी के वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ओके, इतना समझ में आ रहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनाइजेशन स्टेट होती है उसको 0 ऊर्जा अवस्था माने, तो अगर हम किसी भी ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। En बराबर माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए
अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हमारे पास दो ऊर्जा स्तर हैं, एक ऊर्जा स्तर ये रहा, एक ऊर्जा स्तर हमारे पास ये रहा। अब जो परमाणु है ये E2 में है और E1 में ये आना चाहता है। जब ये E2 से E1 में आएगा तो हमें दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का प्रकाश फोटोन मिलेगा, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। अगर ये वाला यहाँ पर है, इसकी ये पहला ऊर्जा स्तर मान के चलिए N1 है इस ऊर्जा, और ये N2 है। जब ये E2 से E1 में आ रहा है तो E2 बराबर या N बराबर हमने क्या पढ़ा है अभी, माइनस RHC अपॉन N स्क्वायर पढ़ा है बेटा अभी। तो अगर आप यहाँ से E1 निकाल रहे हो तो E1 बराबर क्या होगा, माइनस RHC बटे N1 स्क्वायर, और E2 अगर निकाल रहे हो तो माइनस RHC अपॉन N2 स्क्वायर। जब ये E2 से E1 में जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है बेटा, E2 से E1 में आ रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। तो जब इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो हमें क्या मिलेगा, दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का प्रकाश फोटोन, अर्थात E2 माइनस E1 ऊर्जा का हमें प्रकाश फोटोन मिलेगा। और प्रकाश फोटोन के पास h न्यू ऊर्जा होती है, सभी को पता है। E2 और E1 की वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी हैं, केवल यहाँ पर आप पुट कर दो, माइनस RHC बटे N2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, RHC बटे N1 स्क्वायर बराबर h न्यू। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, कुछ नया नहीं लिखा। माना कि परमाणु N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में आता है, यदि इन ऊर्जा स्तरों में ऊर्जाएं क्रमशः E2 व E1 हो तो E2 बराबर ये वैल्यू, E1 बराबर ये वैल्यू, तो परमाणु E2 माइनस E1 ऊर्जा का प्रकाश फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो h न्यू वो देख लेनी चाहिए, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। h न्यू बराबर E2 माइनस E1, E2 और E1 की मैंने वैल्यूज लगा दी, यहाँ तक उधर भी लिखा हुआ है, कुछ नया किया मैंने, जल्दी से बताओ, नहीं किया ना बेटा, समझो केवल। अब RHC आपका कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया भाई, 1/N1 स्क्वायर आगे ले लो बिकॉज पॉजिटिव है वो, माइनस 1/N2 स्क्वायर बराबर h न्यू, और न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा होता है तो HC अपॉन लैम्डा आप इसको लिख सकते हो। HC से आपका HC कैंसिल हो गया, 1/लैम्डा बराबर R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बस ये वाला फॉर्मूला आप लोग इन्वेंट कर लीजिए, और मेरे को नहीं लगता कि इस फॉर्मूले को बनाने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुआ होगा। जल्दी से बताए बेटा, यहाँ इस फॉर्मूले को बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है? मैंने क्या बोला कि परमाणु हमारा इस ऊर्जा स्तर में है, E2 ऊर्जा स्तर में। जब वो E2 से E1 में आएगा तो हमें दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर का प्रकाश फोटोन मिलेगा। इस ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी है, इस ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितनी है, E2 में से E1 घटाया h न्यू, E2 और E1 की वैल्यू लगाई, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा होता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ये रहा 1/लैम्डा बराबर R ब्रैकेट के अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको बना लिया है। ओके क्लियर बेटा, देख लीजिए। और 1/लैम्डा जो है यहाँ पर वो तरंग संख्या कहलाती है। तो मेरे को सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें बेटा, ये फॉर्मूला सभी बच्चे बना लेंगे? सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई, क्या ये फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो या फिर नहीं? इसका पीडीएफ बेटा अर्चना कश्यप, जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा वैसे ऑलरेडी एप्लीकेशन में अपडेट है, बट ये हम विद सॉल्यूशन वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। ओके जल्दी से बताइए बच्चों, एनी प्रॉब्लम इन दिस? कैसे बनाया सभी को समझ आया? यहां से देख लीजिए, कुछ नया नहीं था, मैंने सारी वैल्यूज को भी लिखा। यहां पर हमने कैसे बनाया ये क्लियर है सबको? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें। अभी नहीं अभय श्रीवास्तव, अभी आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? उसकी कोई वैल्यू नहीं है फिक्स, ठीक है। वो श्रेणियां वैज्ञानिकों ने दी हैं, लाइमन ने, बामर ने, पास्टर ने, ब्रैकेट ने, फुंड ने, उनके बारे में तो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है भाई। एक्सप्लेनेशन भी तो जरूरी है ना, वो एक्सप्लेनेशन इसके आधार पर ही तो कर रहे हैं, उसी के लिए तो हमने प्यारा सा फॉर्मूला बनाया है 1/लैम्डा बराबर R ब्रैकेट के अंदर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो बस, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अब एक बड़ा भयंकर सा डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है, बट है नहीं कुछ भी, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम विभिन्न श्रेणियों की यहाँ से व्याख्या करने वाले, मैं केवल एक श्रेणी की व्याख्या करवाऊंगा, बची हुई चार आप खुद से बनाओगे। यकीन नहीं हो रहा? कुछ देर बाद हो जाएगा, टेंशन ना लो भाई। रेडी हो इस टॉपिक के लिए? चलिए पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। अब अरे सर क्या डायग्राम बना दियो सर, समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट करोगे ना सभी बच्चे भाई? जल्दी से बताओ, इसको देख के डर तो नहीं लग रहा भाई? चलिए क्या बोलते हो, मैं बनवा दूं?
चलिए हम बनवा देते हैं भाई, क्यों टेंशन लेते हो। तो यहाँ पर लाइन खींच लीजिए कुछ, ठीक है, पहली इसके थोड़े से डिस्टेंस पर दूसरी। अब डिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा कम कर देना, मेरी लाइन्स अगर डांस करें तो एडजस्ट कर लेना भाई। 9 लाइन बना लो, 10 भी हो जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई। और लास्ट वाली आप डेड करके दिखा दो, वो आयनाइजेशन है, ठीक है। एक लाइन में लिखना चाहते हो तो मैं ऐसे करके मिटा दे रहा हूँ भाई, ठीक है। एक सीधी लाइन आपको दिख जाएगी, ये हमारे पास यही सॉल्यूशन होता है। चलिए सभी बना लिया, ये 9 लाइन खींच लो, डांस करें, एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलता है इतना तो, ठीक है भाई। सभी बच्चे पहले 9 लाइन खींच लो, डेड वाली 10 भी दिखा दो। सेम ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे, इतना भयंकर सा, देख लो भाई, टिपिकल सा लग रहा होगा, बट अभी कुछ देर बाद आपको अरे सर बड़ा आसान था, आप खुद से बोलोगे, ठीक है। बताइए भाई, खींच लिया लाइन, बढ़े आगे। चलिए ये पहला ऊर्जा स्तर है तो n बराबर 1, दूसरा है n बराबर 2, तीसरा है n बराबर 3, चौथा है n बराबर 4, पांचवा है n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9। यहाँ पर ऊर्जा कितनी हमारी अगर आप लिखना चाहते हो तो 0 है। आपने प्रत्येक ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, माइनस RHc/n², पढ़ी थी बेटा अभी कुछ देर पहले। तो अगर आप पहले ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हो भाई, कहाँ है, ये रहा, तो n की जगह बेटा क्या लगाओगे, जल्दी से बताओ। n की जगह 1 लगाओगे भाई, पहले ऊर्जा स्तर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस RHc/1²। यहाँ क्या लिखोगे, माइनस RHc/2²। यहाँ क्या लिखोगे, माइनस RHc/3², माइनस RHc/4², माइनस RHc/5², माइनस RHc/6², माइनस RHc/7², माइनस RHc/8², माइनस RHc/9², ठीक है। सभी लिख लेना, आपने जिस हिसाब से डायग्राम बना रखा है उस हिसाब से आप लिख दोगे। इधर n बराबर 1 2 3 4 ये ऊर्जा स्तर है हमारे, पहले से लेके 9 तक मैंने बना रखे हैं, बना लिया सभी ने। इधर मैंने प्रत्येक ऊर्जा स्तर में कितनी एनर्जी होगी वो दिखा दिया भाई। सभी बना लिए यहाँ तक, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, बना लिए हो ना। आगे बढ़े फिर, अब देख लो भाई, इसी टाइप से बनाया, कुछ नया नहीं किया, बस ये लाइन वाला पंगा है, थोड़ा सा वो भी समझ में आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। बना लिया ना। चलिए मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। आगे हमने क्या किया है, अब देखो अगर मैं लाइमन श्रेणी की बात करूं तो भाई वो पहले ऊर्जा स्तर में मिलती है ना। तो जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में, हो सकता है वो उच्च ऊर्जा स्तर आपका दूसरा हो सकता है वो तीसरा हो सकता है वो चौथा हो सकता है वो पांचवा हो। तो जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो हमें ये श्रेणी कहां पर मिलती है बेटा, पराबैंगनी भाग में। तो पराबैंगनी भाग में हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। तो ये कौन सी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम लोग, लाइमन श्रेणी की, जो कि हमें पराबैंगनी भाग में मिलती है। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। बन गया, 4 लाइन दिखाते जाओ। और जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दृश्य भाग में बामर श्रेणी प्राप्त होती है। तो ये लाइन किसके लिए बेटा, दूसरे में आ रहे हैं, देख लो दूसरी लाइन पे आ रहे हैं ना। तो ये क्या है आपकी, बामर श्रेणी, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दृश्य भाग में हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं पीछे जो एक्सप्लेन कर रहा था, लाइमन श्रेणी की अगर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बेटा, किसका, लाइमन श्रेणी का। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो पराबैंगनी भाग में यह श्रेणी प्राप्त होती है। अब ध्यान से समझना, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, 1/λ बराबर R1/N1² माइनस 1/N2²। सभी ने पढ़ रखा भाई। हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आ रहे हैं, प्रथम में, तो N1 बराबर आप यहां पर सीधा सीधा 1 लगाओगे और N2 बराबर आप लिखोगे N।
क्योंकि n की जगह कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो 1/λ बराबर r 1/1² माइनस 1/n²। अब यहाँ पर n की जगह पर आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हो, 2, 3, 4 डैश कोई भी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा सकती है। जब आप n बराबर 2 रखोगे तो हमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य मिल जाएगी। जब आप n बराबर 3 रखोगे, 2 रखी, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें मिली, 3 रखोगे दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य, 4 रखोगे तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य, इन्फिनेटिव रखोगे अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें मिल जाएगी। तो n बराबर 2 रखने पर सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य अर्थात प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य तथा n बराबर इन्फिनेटिव रखने पर इस श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगी, अर्थात हम कह सकते हैं सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य हमें प्राप्त होने वाली है। अब देखो ध्यान से समझना मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ। हमने बेटा केवल ये फॉर्मूला भी डेराइव किया था जो आप यहाँ पर देख रहे हो। अब यह पीछे देख लो, हमने यही फॉर्मूला डेराइव कर रखा है। अब लाइमन श्रेणी की जब हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, व्याख्या की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो पराबैंगनी भाग में हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। कहां पर? किसी उच्च ऊर्जा स्तर से। वो ऊर्जा स्तर कोई सा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आप तीसरा चौथा पांचवा दिखा रहे हो, पहले को छोड़कर वो उच्च ऊर्जा स्तर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो पराबैंगनी भाग में हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त हो जाती है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है बेटा वो ये था, यहां पर जिस ऊर्जा स्तर में आ रहा है, हमें प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं तो n1 बराबर आप 1 रखोगे और n2 बराबर आप n रखोगे। ये वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में लगा दिए तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल चुका है। 1/λ बराबर r ब्रैकेट के अंदर 1/1² माइनस 1/n²। जब आप यहां पर n बराबर 2 लगाओगे तो आपको लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो जाएगी। क्या? n बराबर 2 रखोगे तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य मिलेगी जो कि सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की तरंग भी होगी। जब आप n बराबर इन्फिनेटिव रखोगे तो हमें अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य मिलेगी जो कि सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंग होगी। ये लाइमन श्रेणी है। सिमिलर आप किसी भी रेखा की किसी भी श्रेणी की बात कर लो, ध्यान से समझना बेटा, जो भी आपका मन करता है 2, 3, 4, 5। अगर आप यहां पर बामर श्रेणी की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो बेटा बामर श्रेणी की, तो यहां पर क्या लिखोगे कि जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, ये श्रेणी हमें प्रथम की जगह पर क्या देनी है भाई, दूसरी श्रेणी है, तो क्या लिखोगे दूसरे ऊर्जा स्तर में। क्या लिखोगे बेटा? दूसरे ऊर्जा स्तर में। अगर आप पाश्चन श्रेणी की बात करते हैं, यहां पर किसकी बात करते हैं? पाश्चन श्रेणी की, तो क्या लिखते हैं कि जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरी श्रेणी है, तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं। अगर आप ब्रैकेट श्रेणी की बात करते तो भाई कौन सा भाई ऊर्जा स्तर होता? चौथे। और अगर आप यहीं पर फुंड श्रेणी की बात करते तो वहां पर आपका 5वां ऊर्जा स्तर होता। सबसे पहली चीज क्लियर कि जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दृश्य भाग में बामर श्रेणी प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। थ्योरी सभी की सिमिलर हो गई ना भाई? जल्दी से बताओ बेटा, सभी की सिमिलर हो गई ना? हाँ 13.6 यही होगा, यही निकल के आता है, यही होगी ना बेटा सभी की वैल्यूज। आप ध्यान से समझ लो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखो बेटा फॉर्मूला हमारा यही रहने वाला है। बामर श्रेणी की बात आएगी तो n1 बराबर आपका 2 हो जाएगा क्योंकि दूसरे ऊर्जा स्तर से आ रहे हैं। n2 बराबर आप n लगाओगे। पाश्चन श्रेणी की बात करोगे n1 तीसरे ऊर्जा स्तर में आएंगे तो 3 और n2 बराबर आपका n। चौथे ऊर्जा स्तर में है तो n1 बराबर 4 और n2 बराबर n। पांचवें ऊर्जा स्तर में है n1 बराबर 5 और n2 बराबर n। बताइए अब मेरे को बताइए कहां पर आपको रटना पड़ेगा। सिमिलर फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्त, क्या रटना पड़ा है यार? इसके लिए फॉर्मूला बना दो 1/λ बराबर r 1/2² माइनस 1/n²। n की जगह पर वही वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी लगा दो। सेम इसके लिए बनाओगे, सेम इसके लिए, सेम इसके लिए। कहां रटना पड़ा? जल्दी से बता दो कहां पर आपको रटना पड़ा बस।
सभी कमेंट करके बताओ भाई, कहाँ रटना पड़ेगा बेटा। ये सारी की सारी सीरीज इसी के आधार पर मैंने आपको बनानी सिखाई या फिर नहीं, कि जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो बामर श्रेणी हमें दृश्य भाग में प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में हमें पाषाण श्रेणी प्राप्त होगी। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ब्रैकेट श्रेणी हमें अवरक्त भाग में प्राप्त होगी। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में हमें फुंड श्रेणी प्राप्त होने वाली है। कहाँ रटना पड़ा, जल्दी से बताओ, कहाँ पर आपको रटना पड़ा भाई? कहीं रटना पड़ा नहीं ना, समझना है मेरे दोस्त, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ और यही मैं आपको डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कि जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर, ये सभी के सभी उच्च ऊर्जा स्तर हैं, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आते हैं तो लाइमन श्रेणी हमें पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो दृश्य भाग में बामर श्रेणी प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं, इसमें आ रहे हैं बेटा, डायग्राम भी रटना नहीं है, बनाना है, सीखना है केवल। तो यहां पर हमें लाइमन बामर पाषाण श्रेणी मिलेगी, पाषाण श्रेणी। और कहां मिली ये? अवरक्त भाग में। कहां मिली बेटा ये? अवरक्त भाग में। तो जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में पाषाण श्रेणी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? अवरक्त भाग में पाषाण श्रेणी प्राप्त होती है। रटना पड़ेगा क्या? नहीं ना, बनाओ यार, ठीक है, बस समझते जाओ, बनाते जाओ। जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में हमें ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है भाई, ये क्या है? ब्रैकेट श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है और ये भी हमें अवरक्त भाग में ही मिलेगी। बताइए कोई दिक्कत? जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है भाई। और जब हाइड्रोजन के परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आते हैं, पांचवें ऊर्जा स्तर में आते हैं तो अवरक्त भाग में हमें फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। ये कौन सी बेटा? फुंड श्रेणी है, जो कि अवरक्त भाग में मिलेगी। बताइए सिमिलर इसी टाइप का डायग्राम बना या नहीं बना? सेम इसको मिला लो और इससे पहले वाला मिला लो भाई, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन के उत्सर्जन संक्रमण, हाइड्रोजन के उत्सर्जन संक्रमण, और ये है हमारी ग्राउंड स्टेट। अब मिला लो दोनों डायग्राम्स को भाई। कहां पर आपको रटना पड़ा बेटा? ये बताओ, कहीं रटना पड़ेगा क्या? केवल समझो, रटो मत, केवल समझो। बहुत ही सिंपलेस्ट है ये, इससे ज़्यादा सिंपल आई थिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। इसकी व्याख्या की भी आप देखिए, इसी आधार पर मैंने डायग्राम, ये रहा, व्याख्या देखते जाओ। बामर श्रेणी, इस श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणुओं का संक्रमण किसी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होता है, वही आगे फॉर्मूला, इसको देख लो, सारी वैल्यू लगा दो भाई। 3 रखोगे बामर श्रेणी प्रथम रेखा वही H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, ठीक है। पाषाण श्रेणी की बात करोगे, सिमिलर, कुछ नया है, उसी आधार पर आप व्याख्या कर रहे हो। ब्रैकेट श्रेणी की बात करोगे, सेम व्याख्या की बेटा। फुंड श्रेणी की बात करोगे, सेम किया। अब बताओ कहां पर आपको रटना पड़ा? बस मेरे को ये बता दो सभी बच्चे कि कहां पर आपको रटना पड़ेगा। केवल एक तैयार करो, बची हुई 4 अपने आप समझ में आ जाएगी। डायग्राम खुद से बनाओ यार, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे याद रखना। तो मेरे को जल्दी से बता दो कि ये जो व्याख्या है सभी के छोटे से दिमाग में अच्छे से फीड हो गई या फिर कोई दिक्कत है? सभी जल्दी से कमेंट करें बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहां तक सब कुछ क्लियर है या फिर कोई दिक्कत है। जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे। जल्दी से बताएं सभी बच्चे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? किसी को भी क्लियर हो गया यहां तक? सभी को मक्खन हो गया होगा भाई, मक्खन बोलते हैं ना आपकी भाषा में, एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, उसी टाइप से आपको सॉफ्ट लगा होगा, ठीक है भाई, खाने में नहीं देखने में, ठीक है, राइट।
केवल कुछ ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट है मेरे को जल्दी से बता दो, क्लियर करा दूंगा भाई, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट रहे। ओके चलिए, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। अगर हम हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी अन्य परमाणु के लिए बात करें तो भाई ये वाला फॉर्मूला याद रखना, 1/λ बराबर RZ, ब्रैकेट के अंदर 1/N1² माइनस 1/N2²। यहाँ पर Z क्या है आपका परमाणु क्रमांक है, ठीक है? अगर हम हाइड्रोजन को छोड़कर किसी दूसरे परमाणु की बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम कर सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम है, ये बना लीजिए। जब हाइड्रोजन के परमाणु जैसा हमने उधर देखा था उसी हिसाब से है। लाइमन श्रेणी क्या ही अवशोषण होता है, तो पहले ऊर्जा स्तर से यहाँ 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 कहीं पर भी जा सकते हैं हाइड्रोजन के परमाणु, जिस हिसाब से उनको एनर्जी मिल जाएगी भाई, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमने उसी टाइप से थोड़ी सी थ्योरी लिखी है कि जब श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी नलिका के अंदर से गुजारा जाता है तो हाइड्रोजन के परमाणु श्वेत प्रकाश में से उन प्रकाश फोटोनों का अवशोषण कर लेते हैं जिनके अवशोषण से वह किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं, और जब नलिका से प्रकाश बाहर निकलेगा तो वे तरंगदैर्घ्य अनुपस्थित हो जाएंगी जिनका कि अवशोषण हाइड्रोजन के परमाणुओं ने कर लिया है, और इसकी जगह पर हमें काली रेखाएं प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन के अवशोषण संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर n=1 से उच्च ऊर्जा स्तरों में होते हैं, इसलिए इसमें केवल और केवल हमें लाइमन श्रेणी ही देखने को मिलेगी। भाई पहले ऊर्जा स्तर में क्या होता है? लाइमन श्रेणी, सभी को पता है भाई क्या होता है? लाइमन श्रेणी होती है, ठीक है? ये तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, केवल उत्सर्जन संक्रमण हम आपको जो बताए थे उसको तैयार कर लेना अच्छे से, वो बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? ये छोटा सा क्वेश्चन है बट उतना नहीं आता, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, बस एक बार देख लेना क्या है और कैसे है। ओके बच्चा, चलिए एक ये वाला अनुप्रयोग आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। रेडबर्ग नियतांक के अनुप्रयोग, इसमें जो पहला पॉइंट है बेटा वो है आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। क्या है? आयनन ऊर्जा ज्ञात करना। अब ध्यान से समझना, हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, यदि यह इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाए तो परमाणु हमारा आयनित हो जाता है, आयनित हो जाएगा भाई। हाइड्रोजन के परमाणु निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं, जहां इसकी ऊर्जा इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, E बराबर -RHc/n², और n की जगह पर आपको क्या लगाना है? 1। जो पहला ऊर्जा स्तर होता है भाई उसकी जगह पर 1 ही तो लगाओगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो E का जो वैल्यू है वो ये निकल के आएगा, E बराबर -RHc। आयनन के बाद जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? 0। तो इसलिए आयनन ऊर्जा, ये आयनन के बाद ऊर्जा है, ठीक है? आयनन के बाद ऊर्जा 0 हो जाती है। अगर आप आयनन ऊर्जा निकाल रहे हो तो यहाँ लिखोगे आयनन ऊर्जा बराबर, ये आयनन के बाद की ऊर्जा है माइनस ऊपर वाली ऊर्जा, ठीक है? आयनन के बाद ऊर्जा कितनी है? 0। इसमें से आप क्या घटाओगे? -RHc, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, तो आयनन ऊर्जा आपके पास कितनी निकल के आ रही है? RHc। आयनन ऊर्जा कितनी निकल के आ रही है बच्चों? RHc। देख लो यार, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सभी को पता है बेटा हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, और यदि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर चला जाए तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु हमारा आयनित हो चुका है। और हाइड्रोजन के परमाणु कहाँ पर होते हैं? निम्नतम ऊर्जा स्तर n=1 में रहते हैं, जहां इसकी ऊर्जा आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, E बराबर -RHc/n², n की जगह पर 1 लगा दिया तो E आपका ये निकल के आ गया। आयनन के बाद ऊर्जा कितनी होती है? 0। और आपको क्या निकालनी है बच्चों? आयनन ऊर्जा। क्या निकालनी है? आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा बराबर 0 माइनस RHc, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आयनन ऊर्जा आपके पास RHc निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? RHc। अब बस वैल्यू लगा दो सारी की सारी भाई। आयनन ऊर्जा बराबर R की वैल्यू रेडबर्ग नियतांक की, H की वैल्यू प्लांक नियतांक की, प्रकाश की चाल की वैल्यू भाई, ठीक है? 1.09, 6.67 और 3, प्लस का 7, माइनस का 34, 8 और 7 कितना होता है? 15, और ये क्या कितना? माइनस के 34, -34 प्लस का 15, माइनस का 19 रह गया ना? इन सभी का बेटा जब हमने मल्टीपल किया तो कितना आया? 21.8 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये जूल में है।
अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हो तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से डिवाइड कर दोगे, ये वैल्यू हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगी। पावर से पावर कैंसिल, और 1.6 से आप 21.8 को जब डिवाइड करोगे ना तो 13.6 आपका निकल के आएगा। तो हाइड्रोजन का जो आयनन विभव है वो इतना है, और जो आयनन ऊर्जा है वो आप लोगों को याद रखनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन का आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है। और जो आप फॉर्मूला पीछे देख रहे हो ना, En बराबर -RHc/n², तो बेटा RHc की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी निकल के आ रही है, -13.6/n²। ये वाला फॉर्मूला भी हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला भी सभी बच्चे लिख लेना, ये न्यूमेरिकल टाइम यूज़ किया जाएगा। En बराबर RHc की वैल्यू आप देख सकते हो 13.6 निकल के आ रही है, किस में है बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये था हमारा ये चैप्टर बेटा, जो कि एंड हो चुका है फाइनली। पूरा का पूरा चैप्टर जितना भी था वो सारा हमने आज इसमें एंड कर दिया। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर हो चुका है बेटा कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी क्लास होगी खत्म। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे जितने भी मॉडर्न फिजिक्स के हैं। अब नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा न्यूक्लियस वाला परसों, क्योंकि कल हम जय बड़ू को डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े रहना कल के सेशन में। आज तो ज़्यादा नहीं रहे बट कल जरूर जुड़ना जय बड़ू वाले में, बिकॉज वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक खत्म। कोई दिक्कत परेशानी हो आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर देना कि सर हमको ये दिक्कत है एटम वाले चैप्टर में जो सर आज आपने पढ़ाया है। ये वाला बेटा आपको जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, अच्छा लगा होगा, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना। कोई डाउट लगे व्हाट्सएप पर कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।